मेरे विदा होने से पहले घर के सारे काम सीख लो, हमारे घर के तौर तरीके का सारे नियम सीख लूँगी, तभी अच्छी बहू बन पाऊँगी। आपको सब कुछ सिखा कर जाऊँगी। सुधा खड़ी हुई अपनी भाभी से कमर पर हाथ रखकर कह रही थी और भाभी आंचल चुपचाप रसोई में खड़ी रोटियां बेल रही थी। सुधा कहती रही मगर अब चंचल कुछ नहीं बोली। तो सुधा ने कहा, अरे भाभी, सीखने का मन नहीं है क्या, जो कुछ बोल नहीं रही हो? आंचल धीरे से बोली, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मन क्यों नहीं होगा? सुधा मुंह बनाकर अपनी माँ के कमरे में चली गई और जाकर बोली, मम्मी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। काम के नाम पर तो आपकी बहू का चेहरा ही उतर जाता है। अब तो मैं घर संभाल लेती थी, लेकिन इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। ये सुनकर आंचल की माँ कंचन जी बोली, यही तो मैं सोच रही हूँ सुधा, कि तेरे जाने के बाद क्या होगा। इस घर का और मेरा ख्याल कौन रखेगा? यह तो काम खत्म करके अपने कमरे में घुस जाती है और मुझसे कोई मतलब ही नहीं रखती। ये सुनकर आंचल ने कहा कि मम्मी, आप अभी से उनकी लगाम टाइट करना सीख लो, वरना बाद में आपको परेशानी होगी। उधर आंचल पहले ही सुधा के व्यवहार से परेशान थी और अब तो सुधा और भी व्यस्त व्यवहार करने लगी थी। रात के समय जब सबने खाना खा लिया तो आंचल को उसके पति वीरेंद्र ने कमरे में बुलाया। आंचल ने कहा कि मुझे अभी किचन का थोड़ा काम खत्म करना है। तो वीरेंद्र ने कहा कि सबने खाना तो खा ही लिया है, तो थोड़ा रुक कर सुन लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन इतनी देर में सुधा रसोई में पहुंच गई और रसोई देखकर चिल्लाने लगी, भाभी, रसोई का ये हाल करके भैया के साथ यहाँ बैठकर बातें बना रही हो। आंचल ने तुरंत कहा कि दीदी, मैं बस आ ही रही थी। तो सुधा गुस्से में बोली, अरे भाभी जी, इस तरह अपने रसोई को ऐसे ही छोड़ दिया, उस तरह से अन्नपूर्णा का अपमान होता है। क्या आपकी माँ ने आपको सिखाया नहीं? सुधा को इस तरह से बोलते देखकर वीरेंद्र चिल्लाने लगा, भाभी से बात करने का यह कौन सा तरीका है? तो सुधा ने कहा, भैया, भाभी इस घर में नई नई आई है, इसीलिए इस घर के साथ सिखा रही हूँ, क्योंकि 2 महीने बाद मैं चली जाऊंगी। वीरेंद्र ने सुधा से कहा, आंचल बेवकूफ़ नहीं है, उसे घर संभालना आता है, मगर जब तू मौका देगी तब तो वह कर पाएगी ना। जब देखो उसको सिर पर खड़ी रहती है। अपने भाई को भाभी का पक्ष लेते देखकर सुधा के दिल पर सांप लौटने लगे। भैया, यह बहुत अच्छा तरीका है, मैं तो भाभी को तौर तरीके सिखा रही थी, मगर आप तो कुछ मुझ पर ही सवार हो गए। अब तो मुझे मम्मी की फिक्र हो रही है कि उनका मेरे जाने के बाद क्या होगा। आप और भाभी कमरे में बैठकर बातें करोगे और मेरी मम्मी भूखी बैठी रहेगी। सुधा की यह बातें सुनकर वीरेंद्र बुरी तरह चिल्ला पड़ा। दोनों में बहस होती देखकर आंचल रसोई में जाकर काम खत्म करने लगी। तो पीछे से आकर सुधा ने कहा, पहले ही आ जाती तो भैया से मेरी इतनी बहस नहीं होती। भाभी, अब इस घर को अपना घर समझना शुरू कर दो। इस तरह करोगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा? आंचल की शादी को 6 महीने हुए थे और तभी से सुधा उसके पीछे पड़ रहती थी। वह बार बार आंचल को सुनाकर कहती थी कि जाने मेरी जाने के बाद इस घर का क्या होगा। लेकिन सच तो ये था कि आंचल सुधा के इस बर्ताव से परेशान हो चुकी थी। वह मम्मी सोचती थी कि सबके काम करने के तरीके अलग होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सामने वाला गलत है। जब देखो मेरे काम में कमी निकालती रहती है। भगवान, बस ये जल्दी से चली जाए तो मैं भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। घर में सुधा की शादी की शॉपिंग शुरू हो चुकी थी और वीरेंद्र भी शादी की तैयारी में व्यस्त हो चुका था। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे कंचन जी कभी भी रोने बैठ जाती थी कि सुधा, तेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरी दवाई खाने का ख्याल कौन रखेगा। एक दिन तो वीरेंद्र ने गुस्से में कह दिया कि माँ, आपकी बहू है तो सही, फिर आप चिंता क्यों करती हो? कंचन जी ने गुस्से में कहा, तेरी बीवी को आता जाता ही क्या है, मेरे कपड़े सुधा ही संभाल कर रखती है और दवाई भी मुझे वही समय पर देती है। आज तक यह महारानी मुझे पूछने भी नहीं आई कि दवाई खाई कि नहीं। क्या बात सुनकर वीरेंद्र ने गुस्से में कहा, मम्मी, जब आप आंचल को मौका दोगी वह तभी तो करेगी। जब देखो आपका आंचल को देकर मुंह बन जाता है, वह भी बेचारी क्या करे, आपका गुस्सा देकर डर जाती है। सुधा अपनी माँ से कहने लगी, देख लिया मम्मी, कैसे बीवी का पक्ष लिया जा रहा है। वीरेंद्र सुधा को गुस्से से देखते हुए चला गया। तो सुधा ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मेरे जाने के बाद आपको हर चीज़ अपनी निगरानी में रखनी पड़ेगी और अलमारी की चाबी तो कभी मत देना। मुझे इन दोनों के रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे किसी पेपर पर साइन करवाकर आपको वृद्धाश्रम भेज दे या फिर सारे गहने उठाकर अपनी बीवी को दे दे। यह बात सुनकर कंचन जी कहने लगी, तू चिंता मत कर बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तेरी भाभी की तो ऐसी लगाम खींच कर रखूंगी कि याद रखेगी।
इसी तरह से सुधा बार बार अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती थी। कंचन जी आंचल को अच्छे से काम करते देखकर कहती थी कि मेरी बेटी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, और देखो अब कैसे अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है। मुझे सब पता है यह सब क्यों किया जा रहा है। आंचल अपना गुस्सा पी कर रह जाती थी, लेकिन सास को कोई जवाब नहीं देती थी। उसे तो बस अपनी ननद के ससुराल जाने का बेसब्री से इंतजार था। और फिर वह दिन भी आ गया जब सुधा की शादी थी। उसकी विदाई के वक्त कंचन जी इतना रोई कि रोते रोते उनकी आंखें सूज गई। उन्होंने सुधा से कहा कि बेटा माँ को भूल मत जाना और घर आती रहना। सुधा के ससुराल जाने के बाद तो कंचन जी बीमार रहने लगी। आंचल जब भी उनको दवाई देने आती तो वह कहती मेरी बेटी की नकल करने की कोशिश कर रही है। अरे मेरी बेटी से अच्छा मेरा ख्याल कोई नहीं रख सकता, और तू मेरी बेटी की जगह तो कतई नहीं ले सकती। इस पर आंचल को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र अगर मैं काम नहीं करती तो मम्मी जी कहती कि मैं कामचोर हूँ, और अब जब मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ तो वह कहती हैं कि तू मेरी बेटी जैसी कभी नहीं हो सकती। मेरी बेटी की नकल करने की कोशिश मत कर। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। आंचल की आवाज़ सुनकर वीरेंद्र ने कहा, माँ को थोड़ा समय दो आंचल, अभी तो सुधा यहाँ से गई है, बेटी की कमी तो उन्हें खलती ही होगी। बेचारी आंचल यह बात सुनकर चुप रह गई। कुछ दिन बाद लग फेरे के लिए सुधा मायके आई तो उनके लिए उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। तेरे बिना मेरा क्या हाल हो गया बेटा, कैसे मेरे को गरम गरम खाना देती थी और सही समय पर दवाई देती थी। माँ का ये हाल देखकर सुधा ने कहा कि मम्मी दिल तो मेरा भी आपके बिना ससुराल में नहीं लग रहा है, मगर क्या करूं, अब शादी हो गई है तो वहां रहना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर कंचन जी ने आंचल की बुराई करना शुरू कर दिया। बस क्या बताऊं बेटा, यह तो रसोई से ही नहीं निकलेगी, दूसरे काम तो क्या करेगी। जरा सा काम करके थक जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। किचन में डिब्बों की आहट क्या हो गई है जरा जाकर देख। लेकिन महारानी इतनी धीरे धीरे काम करती है कि पूरा दिन रसोई में ही निकल जाता है। और बोली, दीदी आपके लिए चाय बनाऊं या काफ़ी। तो सुधा ने गुस्से में अपनी भाभी से कहा कि भाभी यही मैं क्या सुन रही हूँ कि आप मम्मी को टाइम पर खाना नहीं देती। अरे आप घर से यही सीख कर आई थी हो क्या, मेरे जाते ही अपने अपने असली रंग दिखा दिए। आंचल को बहुत बुरा लगा कि उसकी सास इतना सब करने के बाद भी उसकी बुराई करती है। सुधा 4 दिन मायके में रही और इतने दिन में उसने आंचल को अपनी माँ का कोई काम नहीं करने दिया। सुधा बाद में चली गई, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद आंचल ने ध्यान दिया कि सासू अलमारी में बार बार ताला लगाती है, और जब वह कमरे में जाती है तो अलमारी को तुरंत बंद कर देती है। एक दिन उसने अपनी सास को सुधा के साथ फोन पर बात करते हुए सुना और सुनकर दंग रह गई। कंचन जी सुधा से कह रही थी कि बेटा तू चिंता मत कर, अपनी अलमारी की चाबी तो मैं बहुत छुपा कर रखती हूँ। यह आजकल की बहुएं सास के साथ रहना ही नहीं चाहती, इसलिए सास को परेशान करके रख देती हैं। लेकिन यह मेरा घर है और मैं घर की मुखिया हूँ, मैं भी देखती हूँ कि यह घर मैं अपनी कैसे चलाती है। आंचल ये बात सुनकर दंग रह गई कि वह तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, तो फिर उसकी सास के दिमाग में बातें कहाँ से आ रही हैं कि मैं उनका सब कुछ हड़प लूँगी। आंचल ने देखा कि इतनी सेवा करने के बाद भी सासू माँ का बर्ताव बदल नहीं रहा है। उसने अपनी सासू माँ से बात करना बंद कर दिया। अब वह बिना कुछ बोले इस घर का काम किया करती थी। लेकिन इस घर में भी कंचन जी सुधा से कहती थी कि पूरा दिन घर में मुंह बनाकर घूमती है, अपनी बूढ़ी सास से तो इसको कोई मतलब ही नहीं है। कंचन जी हर नज़र से बस उसके अंदर बुराई ही ढूंढती थी। उसने वीरेंद्र से कहा कि मैं सोचती थी कि तुम्हारी बहन ससुराल चली जाएगी तो कुछ शांति हो जाएगी, अगर तुम्हारी बहन तो ससुराल से भी पूरी नेतागिरी कर रही है। वह सासू माँ को वहाँ से बैठकर भड़काती है। आज तक उसने एक बार भी नहीं कहा कि मम्मी मेरे बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, भाभी घर पर है सेवा करने के लिए। उल्टा मैं तो अपनी माँ को सलाह देती है कि अलमारी की चाबी बहू के हाथ में ना लग जाए। तुम्हारी बहन ससुराल भी राज करना चाहती है और यहाँ भी सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। आंचल की यह बातें सुनकर वीरेंद्र उसे देखा ही रह गया, क्योंकि काफ़ी हद तक माँ और बहन को जानता था, लेकिन इतना सब हो रहा है ये उसको अब पता चला था। आंचल की आंखों में भरा हुआ गुस्सा देखकर वीरेंद्र भी हक्का बक्का रह गया था। एक दिन कंचन जी ने कहा कि वीरेंद्र बाजार से कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि यह सुधा की पहली दिवाली है और इसलिए घर के सब लोगों के लिए शगुन बेचने पड़ेंगे, जिसमें कपड़े पैसे और गिफ्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। वीरेंद्र ने अपनी माँ से कहा, माँ अभी तो घर में शादी में खरीदी हुई फिर सारी बरखियाँ हैं, आप उनमें से सुधा की ससुराल में देने के लिए कपड़े देख लेना। ये बात सुनकर कंचन जी बिगड़ गई और बोली, तू पागल हो गया है क्या, तो हमने शादी में देने के लिए खरीद लिए थे, मगर दिवाली में देने के लिए तो अलग ही से ही लेने पड़ेंगे। वीरेंद्र अपनी माँ को बार बार समझा रहा था, मगर वह जिद पर आ गई थी। अंत में वीरेंद्र को शॉपिंग के लिए जाना पड़ा।
आंचल को भी साथ ले चलने के लिए कहा, मगर कंचन जी कहने लगी, यह क्या करेगी जाकर, घर बैठकर घर देखे, और फिर दिवाली में तो कोई सी भी साड़ी पहन सकती है। शादी में पहले ही इतना खर्चा हो चुका है, इसीलिए अब खर्चे पर नियंत्रण करना है। कुछ देर बाद दोनों शॉपिंग करके घर लौट आए, मगर कंचन जी जो अपने कमरे में जाने देगी तो उनका पैर अचानक फिसल गया। कंचन जी ने तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अरे वीरेंद्र, तू बस सुधा को बुला दे, वही देखेगी कि मेरे पैर में क्या हुआ है, मुझे तो खड़ा होते नहीं बन रहा। वीरेंद्र ने गुस्से में कहा, आपको सुधा की नहीं बल्कि डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। मगर कंचन जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। अंत में वीरेंद्र ने कहा कि ठीक है, मैं आपको नंबर लगाकर दे देता हूँ, मगर हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप सुधा से आने के लिए मत कहना, क्योंकि उसकी नैनी ससुराल है और अभी उसको सबको समझने में मौका चाहिए। आप बार बार घर बुलाकर रख लोगी तो कैसे चलेगा। वीरेंद्र ने फ़ोन लगा दिया और स्पीकर पर डालकर माँ के हाथ में दे दिया। फ़ोन पर सुधा की आवाज़ सुनते ही कंचन जी रोने लगी और कहने लगी कि बेटा क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है कि पैर की हड्डी टूट गई है। बस तू जल्दी से आज, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सुधा ने तुरंत अपनी माँ से कहा कि अरे मम्मी, ज़रा सा पैर ही तो फिसला है, कोई बड़ी बात थोड़ी हुई है। देखो मैं तो अभी आ नहीं सकती, क्योंकि मैं तो बाहर कुछ दिन के लिए आई हूँ। मैं बस आपको बताने ही वाली थी, लेकिन आपका फ़ोन आ गया। अब इतनी दूर से तो मैं आ नहीं सकती, मैं भी तो टिकट के पैसे खर्च किए हैं। ये सुनकर कंचन जी बोली कि बेटा तेरी माँ यहाँ परेशान है और तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है, तू ही बता कि अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर सुधा बोली, अरे घर में बहू के होते हुए आप मुझे परेशान क्यों कर रही हो। बहू का काम घर में सबकी सेवा करना ही तो है, तो फिर मुफ्त में सेवा क्यों नहीं करवा लेती। बाकी जब मैं आऊँगी तो सबके पहले घर आऊँगी। ये बात सुनकर कंचन जी शांत हो गई, मगर उनका दिल सुधा से मिलने को तरस रहा था। धीरे धीरे वक्त निकल गया और आंचल जी जान से सासू माँ की सेवा करती रही, जिससे जल्दी ही उनके पैर की चोट में सुधार आ गया और वह चलने लगी। सुबह शाम अपनी सास को सहारा देकर पार्क घूमने ले जाती थी। सुधा नहीं आई थी, मगर वह अपनी सास को कई कमी नहीं होने दे रही थी और धीरे धीरे कंचन जी भी उसके व्यवहार की मिठास से अछूती नहीं रह पाई। अब वह बिस्तर पर लेटे हुए आंचल को सारे काम करते हुए देखती थी। फिर कुछ दिन बाद सुधा अपने मायके आई तो उसने देखा कि आंचल उसकी माँ के पैर दबा रही है। ये देखकर तो उसके होश उड़ गए। ये दृश्य देखकर सुधा की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। उसने तुरंत आंचल से कहा कि अरे भाभी, आपकी ननद आई है, ज़रा पानी लाकर तो दो। आंचल तुरंत उठकर पानी लेने चली गई तो सुधा ने कंचन जी से कहा कि मम्मी, ये सब क्या हो रहा है। आप तो भाभी को पास भी फड़कने नहीं देती थी और मैंने भी मना किया था, मगर वह तो आपके पैर दबा रही है। ये बात सुनकर कंचन जी मुस्कुराकर बोली, बेटा पहले मुझे इसकी अच्छाई नज़र नहीं आ रही थी, मगर अब आ गई है। और उन्होंने ऐसा करते हुए तुरंत अपनी बहू आंचल को आवाज़ लगाकर बुलाया। उन्होंने आंचल से कहा कि नंद के लिए कुछ बना रही हो या नहीं। तो आंचल ने कहा कि मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड पकौड़े बना दूँ, मगर बेसन ख़त्म हो गया है। तो आंचल जी ने कहा कि तू बहू ऐश करके मेरी अलमारी में से पैसे निकाल ले। ये बात सुनकर सुधा ने अपनी माँ को कोनी मारते हुए कहा, मम्मी ये क्या कर रही हो, अपनी अलमारी में घुसने की छूट इसको क्यों दे दी, कहीं आपका इतना सोने का सामान साफ ना कर दे। कंचन जी ने गुस्से में कहा कि बेटा शक गैरों पर किया जाता है, आंचल तो मेरी बेटी है। ये सुनकर तो सुधा का पारा हाई हो गया। अरे इसने आखिर चापलूसी कर करके आपको अपनी तरफ कर ही लिया। मम्मी, आप इसकी सच्चाई अभी समझ नहीं पा रही हैं, बाद में देखना ये क्या करेंगी, आपको आश्रम भेज देंगी और इस घर में राज करेंगी। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर कंचन से गाल पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, दिन रात वह मेरी सेवा में लगी हुई है, मगर सुधा तूने तो हद कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी भी सोच सकती है। अरे जब मेरा दिल पिघल गया तो उसकी अच्छाई देखकर तेरा दिल क्यों नहीं बदल रहा है। अपनी माँ को ऐसा कहते देखकर सुधा ने चिल्लाकर कहा, मम्मी इसमें आप सब पर अपना जादू चला दिया है, तभी तो आप उल्टा मुझे सुना रही हो। आपने तो फ़ोन पर कहा था कि बहू आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। सुधा की यह बात सुनकर इस बार आंचल गुस्से से उबल पड़ी और बोली कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि इंसानियत भी भूल जाऊँ। अरे आपकी माँ दर्द में आपको याद कर रही थी, मगर आपने उनसे साफ कह दिया कि नहीं आऊँगी। आप तो वहीं जाकर डूब मर कर जाना चाहिए, जो अपनी माँ का ख्याल ही नहीं रख सकती। इतने में वीरेंद्र भी आ गया और बोला, बड़ी मुश्किल से मम्मी और आंचल के बीच में सब कुछ ठीक हुआ था, मगर सुधा लगता है तो आकर फिर से कांटे बो देगी। ये सुनकर सुधा आग बबूला हो गई कि मैं कांटे बोती हूँ क्या। उसकी बात पर कंचन जी ने फिर से एक और थप्पड़ उसके गाल पर मारकर कहा,
तूने यही चाहा था सुधा कि यह घर भी घर जाए, मगर बहू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि मेरा व्यवहार तो उसके साथ बहुत गलत था। फिर भी मेरे चोट लगने के बाद वह मेरी सेवा कर रही थी, और एक तू है जो खरी खोटी सुनने से बाज नहीं आ रही है। यह सारी बातें सुनकर सुधा बोली कि ठीक है, तो फिर मैं आपके घर वापस जा रही हूँ। ये सुनकर वीरेंद्र ने भी कह दिया, बिल्कुल सही कर रही हो, जो अपने घर जा रही है। मायके में रहकर तो नाव की सवारी करना छोड़ दो, तुम्हारा सब कुछ अब तुम्हारा ससुराल है। कुछ देर में सुधा चली गई और कंचन जी अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।